हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने अपना ब्लड का थोड़ा सा पार्ट कर लिया था। दो कंपोनेंट्स करे थे, एक आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। आज बाकी के दूसरे दो कंपोनेंट्स करेंगे, प्लाज्मा और कुछ फैक्टर्स जो होते हैं हमारे प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। ये दो चीज़ें करनी है आज हमें। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम ब्लड की थर्ड कंपोनेंट। कौन सा है? प्लेटलेट। सबसे पहले इसका नाम क्या होता है? इनका एक और नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। साइट्स, ठीक है, ये इनका नाम होता है। अब बात करते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होती है। पहले फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इनकी होती है। देखिए, जो बोन मैरो था ना हमारा, भाई यहाँ पे हमारा बोन मैरो था। दो तरह का बोन मैरो होता था यहाँ पे हमारा पास। एक वाइट येलो बोन मैरो होता है और दूसरा हमारा रेड बोन मैरो होता है। कौन सा कहां पे होता है आपको पता है? बीच में जो होता है वो येलो होता है और एक्सट्रीमिटीज पे कौन सा होता है? रेड। ये भी यही बनेंगी। कैसे बनेंगी? देखिए, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी बोन मैरो के अंदर। जो बोन मैरो के सेल्स है ना, जो हमारा रेड बोन मैरो है, वहां पे कुछ सेल्स होंगी। उन सेल्स का नाम होगा मेगा कैरियोसाइट्स। वो काफी बड़ी सेल्स होंगी। इन बोन मैरो very large cells present। उन सेल्स का नाम क्या होता है? उन सेल्स का नाम होता है हमारा मेगा कैरियोसाइट्स। ये सेल्स का नाम होता है मेगा कैरियोसाइट्स। अब इन सेल्स में क्या होगा? फ्रेगमेंट्स होंगे। ये सेल ब्रेक करेगी, इट ब्रेक into many fragments। ठीक है, कितने फ्रेगमेंट्स करीब टूटते हैं? कम से कम हजारों में टूटता है। 2 से 3,000 फ्रेगमेंट्स हमारे बन जाते हैं। ये एक सेल के फ्रेगमेंट्स। और उन फ्रेगमेंट्स को क्या बोलेंगे हम? उन फ्रेगमेंट्स का नाम होगा हमारा प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। फ्रेगमेंट्स कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो इस तरह की फॉर्मेशन होती है। इनका काउंट देखते हैं। इनका काउंट होता है 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में। लाख मिलीमीटर पर mm क्यूब, मिलीमीटर क्यूब। सबसे कम डब्ल्यूबीसी होते हैं, उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं और फिर आरबीसी होते हैं सबसे ज्यादा। ये रहता है इनका ऑर्डर, इनका काउंट। इनका काम क्या होता है? वर्क। इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है? खून को जमाना, ताकि ज्यादा खून लॉस ना हो। जो हमारा ब्लड लॉस है वो ज्यादा ना हो, खून ज्यादा ना बह जाए। अगर खून का नुकसान हुआ तो फिर ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और सब ऑर्गन से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, जिससे इंसान की डेथ हो जाएगी। तो क्या करना होता है? ब्लड का प्रेशर मेंटेन रखना होता है। और ब्लड अगर कहीं जमने लगा तो वेसल्स ब्लॉक होंगी, जिससे हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। ऐसा ना हो तो इसके लिए, तो ऐसा अंदर होगा तो दिक्कत है, अगर बाहर होगा तो अच्छी बात होगी। कहीं बाहर चोट लगी तो वहां पे, अगर अंदर होगी ये चीज तो वो दिक्कत करती है। फिर उसके लिए एंटीकोगुलेंट यूज होता है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो इसको काम करते हैं, जो इसको फेवर करते हैं। फैक्टर्स
इन्वॉल्व आर कॉल्ड कोगुलेटिंग फैक्टर्स। कोगुलेशन का मतलब होता है जमाना, ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोगुलेशन दोनों बोल सकते हैं। कोगुलेशन, कोगुलेटिंग फैक्टर्स, इन फैक्टर्स होते हैं, कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे 13 होते हैं, 13 फैक्टर्स मिलते हैं हमें जो कि काम करते हैं। तो मतलब क्या काम होगा? फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होंगे इसको मैकेनिज्म में, जो हमारे कोगुलेशन कराएंगे, वो होंगे कोगुलेटिंग फैक्टर्स। दूसरे होते हैं जो इनके अगेंस्ट होते हैं, जो कोगुलेशन नहीं कराना चाहते। जैसे हमारे ब्लड अंदर की साइड होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर, अगर वहां पे भी ब्लड क्लॉटिंग हुई तो भाई वेसल्स ब्लॉक हो सकती हैं। वहां पे ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या होता है, वहां पे कुछ और केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटी कोगुलेंट। तो यहाँ पे वर्ड है एंटी कोगुलेंट। ये क्या होते हैं? जो प्रिवेंट करते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग ना हो, मतलब जो इसके प्लेटलेट्स के अगेंस्ट काम करेंगे, अगेंस्ट प्लेटलेट, प्लेटलेट के अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, केमिकल्स विच प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग ये ना हो उसके लिए केमिकल्स होते हैं। कौन कौन से केमिकल होते हैं? एक हमने बताया था आपको बेसोफिल्स के टाइम पे, जब हम WBC पढ़ते थे लास्ट क्लास में, एक था हिपेरिन। ये क्या करता था? ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता था। एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके मैकेनिज्म देखते हैं, वैसे नोट करिए। देखते हैं, चलो मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? वो कुछ केमिकल्स होंगे जो लाइन वाइज, ये क्या होते हैं, एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, एक के बाद इसमें काफी सारी प्रोसेस होते हैं जो इसकी मैकेनिज्म होती है। ऐसे नहीं होगी एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी, पहले एक स्टेप होगा, फिर दूसरा स्टेप होगा, फिर तीसरा स्टेप होगा। मतलब एक रिएक्शन होगी, जो उसका प्रोडक्ट बनेगा, रिजल्ट, वो अगली रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट का काम करेगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम पता होता है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कोई रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, रिएक्शन में पहले जो रिएक्शन से पहले होता है वो रिएक्टेंट होता है, जो रिएक्शन के बाद बनता है नया उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लाइन बाय सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है। पहले एक रिएक्शन होगी, एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए रिएक्टेंट बनेगा, फिर दूसरी रिएक्शन होगी, फिर दूसरी का प्रोडक्ट तीसरे के लिए रिएक्टेंट बनेगा। तो इस तरह लंबी प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पे वर्ड यूज होता है कैस्केड प्रोसेस, ब्लड क्लॉटिंग। क्या वर्ड होता है? कैस्केड प्रोसेस। क्यों बोला जाता है इसे ऐसा? बिकॉज इट इज ए सीरीज ऑफ रिएक्शन। यहां पे काफी सारी रिएक्शन होती है, मल्टीपल सीरीज होती है, एक के बाद एक रिएक्शन चलेगा, सीरीज ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इसे, इसलिए इसे कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। तो देखिए फैक्टर समझते हैं क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। शुरुआत से देखते हैं। देखिए मान लीजिए हमारी ब्लड वेसल है, मान लीजिए ब्लड वेसल रप्चर हुई है कहीं से, ये ब्लड वेसल है, अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ये आरबीसी, ये WBC और ये प्लाज्मा फ्लो कर रहा है। ठीक है, कहीं से वेसल रप्चर हो गई तो क्या होगा, यहां से सब्सटेंस बाहर निकलेगा,
तो इसको बोलेंगे हम, ये यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे हमें क्लॉट बनाने की जरूरत है। सबसे पहले करेंगे तो इस स्टेप को बोलते हैं, मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होते हैं, इसमें स्टेप वाइज करेंगे। ये पहला स्टेप हुआ जब कोई वेसल्स या कोई जहां पे कोई जख्म लगा और कोई टिश्यू रप्चर हो गया, अब चाहे वो स्किन हो सकती है बाहर की या अंदर की कोई ब्लड वेसल हो सकती है। तो ठीक है, यहाँ पे रप्चर होगा, वेसल्स बाहर लग जाएंगी। अब क्या होगा देखिए, स्टेप 1 है, ठीक है, स्टेप 1। अब क्या करेंगे, थोड़े टाइम बाद यहाँ पे पहला स्टेप हुआ, इसको बोलते हैं वेस्कुलर स्पाज्म, SPASM, स्पाज्म, ठीक है। सेकंड स्टेप होगा, स्टेप 2 में क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद क्या होगा, अभी तक प्लेटलेट्स का कोई फंक्शन नहीं आएगा, प्लेटलेट्स का फंक्शन थोड़ा सा अब आएगा, देखिए अब आया। जो प्लेटलेट्स थी वो यहां पे आके जम जाएंगी, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जम गई यहाँ पे, प्लेटलेट्स ब्लू कलर से मारे थे, तो ये क्या होगा, प्लेटलेट्स जम गए यहाँ पे। इन्होंने क्या किया भाई, पहले क्या होता है, सबसे पहले ऐसा नहीं होता कि 2 मिनट में क्लॉट बन जाएगा, सीरीज ऑफ रिएक्शन में इसमें टाइम लगता है, तो 1 मिनट में तो हो नहीं सकता। तो पहले क्या किया जाता है, अब खून बह रहा है ज्यादा ज्यादा, अगर धीरे धीरे प्रोसेस चलती रहेगी तो इतने में तो खून सारा बह जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, पहले एक वीक प्लग बनाया जाता है जिससे खून को सिर्फ रोका जा सके। फिर एक बार जब वो बन जाता है, फिर अंदर धीरे धीरे हम अपनी रिएक्शन चलाते रहते हैं और फिर एक स्ट्रॉन्ग क्लॉट बनाते हैं ताकि वो मजबूत जैसा पत्थर जैसा हो जाए। पहले सिंपल ऐसी स्ट्रक्चर बना दी जिससे हम सिर्फ रोक पाए थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए रोक पाएंगे, इतने में अपनी रिएक्शन कर लेंगे सारी। क्योंकि अगर एकदम से रिएक्शन करते रहेंगे, खून बहता रहेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं रहेगा। तो पहले सॉफ्ट प्लग बनाया जाता है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट प्लग होता है। प्लग क्या होता है, जो किसी चीज को रोकता है निकलने से बाहर, और इसको बोलते हैं सेकंड स्टेप को प्लग फॉर्मेशन। अब एक बार प्लग बन गया और ब्लड लॉस होना बंद हो गया, खून अपना सही डायरेक्शन में जैसे जा रहा था जा रहा है। अब यहाँ पे जो वेसल टूटी है इसको रिपेयर करना चालू होगा, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम ब्लड क्लॉटिंग। स्टेप 3 होगी क्लॉटिंग। अब यहाँ पे सॉलिड प्लग बनाया जाएगा, ऐसे रप्चर करके सॉलिड प्लग बनाया जाएगा, और कुछ दिनों में ये वेसल पुरानी जैसी हो जाएगी। प्लग बना के अंदर रिपेयरिंग चलती रहेगी। पहले अब सॉफ्ट प्लग बना लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ब्लड क्लॉटिंग। ये तीसरा स्टेप है, क्लॉटिंग, ठीक है। ये होता है तीसरा स्टेप। अब हमें तीसरे स्टेप की मैकेनिज्म पढ़नी है, तो 3 स्टेप यहाँ पे। पहले वेस्कुलर स्पाज्म, जब वेसल फटी तो ब्लड लॉस होना शुरू हुआ, उससे के बाद हमने सॉफ्ट प्लग बनाया ताकि ब्लड लॉस को रोका जा सके फिलहाल के लिए। और फिर जब एक बार रोक लिया हमने, तब धीरे धीरे हमने अपनी सीरीज ऑफ रिएक्शन चलाई और एक हार्ड प्लग बनाया, और जिससे क्या हो गया, वेसल रिपेयर हो गई। तो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म पढ़ना है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी मैकेनिज्म में, फैक्टर्स जो होते हैं, कोगुलेटिंग फैक्टर्स, कोगुलेटिंग फैक्टर्स में कुछ आयंस इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि कैल्शियम, कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे, प्रोथोरम्बिन, और एक होगा फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन, ठीक है, फिब्रिनोजन। और कुछ एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, वो भी प्रोटीन ही होते हैं बेसिकली, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोकाइनेस। ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी, इन तरह के एंजाइम्स। इसको 1 2 3 3 4 5
4 5 6, ठीक है। ये सारी हमारी इन्वॉल्व होंगी। अब इसकी मैकेनिज्म देखनी हमें, एक बार इसे देखिए पहले। चलिए आगे देखते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं क्या होगा इसमें पहले। चलिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो वही चोट लगेगी, वही वेसल रप्चर करेगी जैसा कि वेस्कुलर स्पाज्म होना है। या तीसरे स्टेप को स्टार्ट कर रहे हैं कि वेस्कुलर स्पाज्म हो चुका है और प्लग फॉर्म हो चुका है, वहां से उसके आगे जो ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म है वो पढ़ने में। ये आरबीसी, यहाँ प्लाज्मा भी होगा थोड़ा, ये प्लाज्मा, और ये डब्ल्यूबीसी, ठीक है। पहले तो यहां से सब्सटेंस लीक कर रहा है सारा। अब क्या होगा, यहाँ पे जब भी टिश्यू रप्चर होगा तो पहले स्टेप में क्या होगा, जहां के टिश्यू से जो फ्लूइड रिलीज हो रहा है प्लाज्मा में से और वेसल में से, जहां से रप्चर हुआ टिश्यू, जिस टिश्यू में चोट लगी वहां से टिश्यू, इंजर्ड टिश्यू, जिसमें चोट लगी इंजर्ड टिश्यू वो, एंड प्लाज्मा, उस जगह का प्लाज्मा क्या होगा, रिलीज करेगा, रिलीज एक केमिकल बोले या फिर एंजाइम बोले, कैटलिस्ट, केमिकल बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या नाम होगा उसका, उसका नाम होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो प्लास्टिन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये पहला स्टेप हुआ इसमें कहने में कि जहां पे चोट लगी थी वहां की ब्लड वेसल या कोई भी टिश्यू जहां पे रप्चर है वो टिश्यू और साथ ही साथ ब्लड प्लाज्मा में से, दोनों में से क्या रिलीज हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये हुआ पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन अभी रिलीज हुआ। हमने बोला था एक के बाद एक रिएक्शन होगी, पहले एक रिएक्शन होगी फिर दूसरी रिएक्शन होगी। पहले स्टेप में रिलीज हुआ, अब आगे की रिएक्शन विद कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस एक्टिवेट किसको करेगा, थ्रोम्बोकाइनेस, वो काइनेस, ये सेकेंड एंजाइम था। अब ये भी कैल्शियम के साथ मिलके थर्ड में वहीं पे उसी पॉइंट पे रिएक्शन चल रही है। अब क्या होगा, इस ये भी थ्रोम्बोकाइनेस कैल्शियम के साथ मिलेगा, वो काइनेस विद कैल्शियम। कैल्शियम हर स्टेप में यूज होता है यहाँ पे, कैल्शियम कन्वर्ट, ये किसको करेगा, एक्टिवेट प्रोथोरम्बिन को थोरम्बिन में। प्रोथोरम्बिन क्या था, एक सब्सटेंस होता है, एक प्रोटीन होता है जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा में काफी तरह के प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वाटर भी होता है और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि इन्वॉल्वमेंट है में आते हैं। कैल्शियम, सोडियम वगैरह सारे प्लाज्मा के अंदर ही मिक्स होते हैं। प्लाज्मा में इसके बाद पढ़ेंगे। तो क्या होता है, वहां से प्रोटीन निकलेगा एक, उस प्लाज्मा का एक पार्ट होता है, क्या होगा उस प्लाज्मा के प्रोटीन का नाम, प्रोथोरम्बिन। एक्टिवेट होगा प्रोथोरम्बिन से थोरम्बिन में। थोरम्बिन में एक बार एक्टिवेट हो गया। अब क्या होगा फोर्थ स्टेप में, थोरम्बिन कैल्शियम के साथ ही होगी सारी रिएक्शन, बार बार कैल्शियम नहीं लिखते हम, विद कैल्शियम। ये क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा नेक्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन को। ये भी प्लाज्मा प्रोटीन था, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन आएगा। इसके बाद आगे लिख देते हैं, इट इज प्लाज्मा प्रोटीन।
प्लाज्मा में प्रेजेंट है ना, इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, और ये बनता कहां पे, फॉर्म इन लिवर। मोस्टली प्रोटीन्स लिवर में ही फॉर्म होंगे, प्लाज्मा के अंदर जितने प्रेजेंट होते हैं ना सारे प्रोटीन्स, वो लिवर के अंदर ही फॉर्म होंगे, एक आधा को छोड़ के, उसका भी नाम देखेंगे हम। तो जो भी प्रोटीन्स बनेंगे एक्स्ट्रा, जो भी बॉडी के लिए यूजफुल होंगे, वो सारे कहां बनेंगे, लिवर में। ठीक है, आरबीसी वगैरह भी के लिए भी, हीमोग्लोबिन भी लिवर में फॉर्म होता है, और ये प्रोसेस के लिए भी जो भी मटेरियल यूज होगा, प्रोटीन्स वगैरह, वो सारे भी लिवर में ही फॉर्म होते हैं। तो ये प्रोटीन भी लिवर में फॉर्म होगा। ये किसको एक्टिवेट करेगा, प्लाज्मा में दूसरे प्रोटीन को जो है प्रेजेंट, उसका नाम होगा फिब्रिनोजन, जिसका नाम हमने अभी लिखा था। फिब्रिनोजन से फिब्रिनोजन से क्या बना देगा, फिब्रिन। फिब्रिन बन गया, और ये क्या था, ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन था। कहां पे फॉर्म होगा, लिवर में, इन लिवर। ठीक है, इसको इधर बंद करिए। अब क्या होगा, ये क्या होता है, फिब्रिन क्या होता है, ये ना प्रोटीन के थ्रेड्स होते हैं, जाले जैसे। अब ये क्या करेंगे, जो रक्चर हुई है वेसल यहां पे, इस तरह यहां पे ये जाला सा बना लेंगे, जाल, फिब्रिनोजन। अब ये हार्ड प्लग बनाने की तैयारी हो रही है, कि शुरुआत में प्लग तो हमने बना लिया था, जो हार्ड सॉफ्ट प्लग था जिससे हमने खून रोका था। अब उस वेसल पे प्रॉपर क्लॉट बनाया जा रहा है, ताकि वो वेसल स्ट्रांगली रोक सके ब्लड को, कोई ज्यादा प्रेशर से ब्लड आए तो बाहर ना चला जाए। वो तो टेम्परेरी क्लॉटिंग थी, टेम्परेरी क्लॉटिंग से क्या होता है, जो प्लग बनाया था ताकि हम इनिशियली रोक सके। अब स्ट्रॉन्ग प्लग बनाने के हमने सारी रिएक्शंस करी। ये बना थ्रेड वेब। ठीक है, फिब्रिनोजन। अब क्या होगा, यहाँ पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आते रहेंगे, और यहां से फंसते रहेंगे इसमें, यहां पे आके ऐसे अटैच हो जाएंगे, आरबीसी भी डब्ल्यूबीसी भी। नाउ इट फॉर्म ए वेब इन विच RBC, WBC and other some proteins, other proteins embedded, suspended या फंस जाते हैं यहाँ पे, मतलब suspended and a hard plug form, hard clot फॉर्म। ठीक है, हार्ड क्लॉट फॉर्म हो जाएगा। ये है पूरी इसकी मैकेनिज्म। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे रिएक्शन, सबसे पहले इंजरी हुई, इंजरी में भाई सॉफ्ट प्लग बना देता है, उसके बाद हार्ड प्लग की तैयारी होती है। यहाँ पे सॉफ्ट प्लग बना दीजिए। ठीक है, सॉफ्ट प्लग बन गया, ये सॉफ्ट प्लग था। ठीक है, सॉफ्ट प्लग बना हुआ था, ये फिब्रिन था, फिब्रिन वेब। फिर सॉफ्ट प्लग जब बन गया था, उसके बाद यहाँ पे टिश्यू से और प्लाज्मा से क्या रिलीज हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर उस थ्रोम्बोप्लास्टिन ने कैल्शियम के साथ मिलकर किसको एक्टिवेट किया, थ्रोम्बोकाइनेस को। फिर उसने कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को एक्ट किया, जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन था, लिवर में बना था। प्रोथ्रोम्बिन से क्या बना, थ्रोम्बिन। और फिर उसने एक्टिवेट किया फिब्रिनोजन को कैल्शियम के साथ मिलकर फिब्रिन में, और फिर उसने फिब्रिन ने नेट बनाया वहां पे जाल, और उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी फंस गए और एक हार्ड प्लग बन गया। ये है पूरी मैकेनिज्म क्लॉटिंग की। ऐसा देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पे हमारा प्लेटलेट्स वाला पोर्शन खत्म होता है। अब पढ़ते हैं प्लाज्मा। ये पूरी प्रोसेस बुक में दे रखी है, पूरे बड़े से पन्ने में दे रखी है, पूरे एक पेज भर के, इतना ही दिया उसमें। उन्होंने रिवर्स फॉर्म में दे रखी है, उन्होंने पीछे से दिया। पहले उन्होंने दे रखा कि फिब्रिन बनेगा, एक्टिवेशन ऑफ फिब्रिनोजन। फिर उन्होंने पीछे करते गए, शुरुआत से पीछे तक गए, जैसे मैकेनिज्म को बैकवर्ड में लेके गए वो फ्लैशबैक में। अब देखिए आगे नेक्स्ट कौन सा, फोर्थ पार्ट हमारा प्लाज्मा।
पूरे ब्लड में जितने भी सारी सेल्स, कितनी चीजें थी ब्लड में भाई? आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था, प्लेटलेट था, और फिर लास्ट में प्लाज्मा है। ये 4 चीजें थी। इन तीनों चीजों को मिला के हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड में, मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फॉर्म्ड सेल्स। ठीक है, ये पूरे ब्लड का 45% कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और अकेला प्लाज्मा कितना करेगा? 55%। मतलब प्लाज्मा पूरे ब्लड में सबसे ज्यादा होता है ऑलमोस्ट। इट कंट्रीब्यूट 55% ऑफ ब्लड। दोनों को मिला के पूरा 100 बन जाएगा ना भाई। 55% उसमें ब्लड में प्लाज्मा ही होता है। और प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा है क्या भाई? वाटर पार्ट तो जो सब चीजों को फ्लो करा रहा है। इसी के अंदर सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं और ब्लड की सेल्स सारी इसी में तो बह रही है साथ में मिलके। ये सिंपल एक तरह का पानी की तरह एक्ट कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? इट ऑल्सो इट कंटेन, इस प्लाज्मा को भी अगर ऑब्जर्व करें तो उसमें भी 92% ओनली वाटर है। 92% ओनली वाटर, ओनली वाटर। ठीक है, और बाकी का 8% में क्या? रिमेन 8% प्लाज्मा, ये प्लाज्मा की कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्लाज्मा की कंपोजिशन। ठीक है, रिमेन 8% में क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, जो हमने पढ़े थे ना प्लाज्मा प्रोटीन्स, फिब्रिनोजन वगैरह, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह, और भी पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कुछ ग्लूकोज वगैरह भी होगा, ग्लूकोज वगैरह, ये सारी चीजें एक्सेट्रा। ठीक है, और भी चीजें हो सकती हैं, फैट भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी प्लाज्मा के 8% में। 92% वाटर होगा, 8% में क्या होगा? हमारे न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, फैट, मिनरल्स और फूड वगैरह, प्लेटलेट और प्रोटीन वगैरह भी। ये क्या है? प्लाज्मा कंपोजिशन, कंपोजिशन। ठीक है, ये तो हमें पता है इसका वर्क क्या है, कि मतलब क्या है? सबको फ्लो कराने में मदद करता है, मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प इन फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब उनका फ्लो बनाने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड का फ्लो बनाने में मदद करता है। अब इसमें प्रोटीन्स होते हैं, होते तो इसमें कई तरह के प्रोटीन्स हैं, इवन लाखों तरीके के प्रोटीन्स हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली है वो 3 है। ठीक है, मोस्ट मेनली इट कंटेन 3 प्रोटीन्स। 3 प्रोटीन है मेनली, लेकिन मोस्टली 3 है, मतलब ये मान लीजिए मेजॉरिटी में 3 है, बाकी 1-8% के अंदर सारे प्रोटीन्स आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, कितने कौन कौन से प्रोटीन है? पहला एल्बुमिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन, और तीसरा है फिब्रिनोजन। ये वही प्रोटीन है जिसने अभी क्लॉटिंग में मदद की थी, फिब्रिनोजन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन की बात करें, वे पहले का वर्क बात कर लेते हैं, किसका क्या काम है। ये मेंटेन करता है ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्लूइड। ऑस्मोलैरिटी मतलब क्या होता है कि किसी पानी में कितनी कितनी हमने सॉल्ट वगैरह डाला। ऐसा होता है, हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं कि जब किसी पानी में सॉल्ट डालते हैं ना, सॉल्ट डालते हैं तो क्या होता है, उसका एक प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे क्या करता है वो और पानी को अपनी तरफ खींचने लगता है। उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है, उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं भाई, एक फिक्स वॉल्यूम में। अगर आप सॉल्ट डालोगे तो पानी की वॉल्यूम तो कम हो जाएंगे ना, तो पानी की वॉल्यूम कम हो जाता है, जिससे क्या होता है वो बाहर से पानी खींचने की कोशिश करता है।
और वहां पे क्या डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप होता है, पुलिंग प्रेशर, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जितना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतनी ऑस्मोलैरिटी होगी, मतलब ऑस्मोलैरिटी ये बताती है कि कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है, और जितना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोलैरिटी होगी वो उतना ज्यादा बाहर से पानी को अपनी तरफ खींचेगा, पानी को या जितने भी सॉल्वेंट होते हैं। केमिस्ट्री में हम सॉल्यूट सॉल्वेंट पढ़ते हैं, सॉल्वेंट को वाटर वाला पार्ट होता है, सॉल्यूट हमारा जो सॉलिड पार्ट होता है जो कम मात्रा में होता है, ठीक है। इट मेंटेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्लूइड, ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। दूसरा क्या काम है, इसकी अगर कमी हो जाए बॉडी में, या फिर लिख सकते हैं इट हेल्प टू रिटेन वाटर, मतलब वाटर को पकड़ के रखता है। ये बात तो है भाई, वाटर को तो पकड़ ही रहा हो भाई, जब उसका प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर होगा जितना ज्यादा एल्बुमिन होगा उतना ज्यादा उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, ज्यादा प्रेशर हो जितने ज्यादा, सिंपल सा जितना ज्यादा सॉलिड्स होगा ना, सॉलिड क्या हो सकता है हमारा, प्रोटीन हो सकता है, फैट, ग्लूकोज वगैरह सारे सॉलिड होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतनी उसकी ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी और ज्यादा वो पानी को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये मेंटेन तो कर ही रहे हैं पानी को रिटेन करने में, हेल्प टू रिटेन वाटर, वाटर को पकड़ के रख रहा है। और तीसरा इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, डेफिशिएंसी कॉज ओडीमा, मतलब इसका अगर लेवल बिगड़ जाए बॉडी में तो क्या होता है, डेफिशिएंसी लिख सकते हैं एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटी डेफिशिएंसी बोल सकते हैं, डेफिनेशन लिख लीजिए। एबनॉर्मलिटी, ठीक है। एबनॉर्मलिटी केस एडिमा, एडिमा क्या होता है, एक तरह की बीमारी होती है इसमें पेट फूल जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एडिमा, और कुछ नहीं होता, मतलब पेट फूल जाता है, जब उस फूले हुए पेट को बोलते हैं एडिमा, ठीक है। इससे डिजीज होती है, एबनॉर्मलिटी डेफिशिएंसी है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिशिएंसी, ठीक है। दूसरा आता है ग्लोबुलिन, ये क्या होता है, ये बना कहां पे, ये बनेगा कहां पे, इसके बारे में लिख लेते हैं, ये वाला और ये वाला, ये तो बनेंगे लीवर में, यहां पे लिख देता हूं मैं लीवर, ठीक है, और ये वाला लीवर में, ये वाला आता है, ये बनता है हमारा कहां पे बनेगा, ये प्लाज्मा सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स में क्या बनता था, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, प्लाज्मा सेल्स क्या होती थी, बेजोफिल, वो जो हमारी सेल्स होती थी उसमें बी लिम्फोसाइट्स, उनका मॉडिफिकेशन होती थी, बी लिम्फोसाइट्स का मॉडिफिकेशन होकर क्या बनती थी, प्लाज्मा सेल्स बनती थी, और प्लाज्मा सेल्स क्या करती थी, एंटीबॉडीज बनाती थी। तो ये एंटीबॉडीज होती एक तरह की प्लाज्मा सेल्स, जितने भी एंटीबॉडीज होती है ना उनको हम ग्लोबुलिन प्रोटीन बोलते हैं। एंटीबॉडीज भी क्या होती है, प्रोटीन ही होती है मोस्टली, थोड़ा बहुत उनमें ग्लूकोज मिक्स होता है लेकिन मोस्टली प्रोटीन ही होती है। तो इनको क्या बोलते हैं, दे हेल्प टू मेंटेन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, किसी बीमारी से या किसी बैक्टीरिया से लड़ने की एबिलिटी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। और ये होती क्या है, ये ही वो एंटीबॉडीज होते हैं, इन्हें ही हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, ठीक है। या फिर इसी का दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबिन्स, एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं, इनके नाम पे ग्लोबुलिन आ रहा है ना, इम्यूनोग्लोबिन जो इम्यूनिटी मेंटेन कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनको हम इम्यूनोग्लोबिन बोलेंगे। एंटीबॉडी जितने ज्यादा, मतलब ज्यादा भी होना ठीक नहीं है, मतलब ठीक एक फिक्स कंपोजिशन हो तो अच्छी बात है, ठीक है। ये होता है इम्यूनोग्लोबिन्स, जो इम्यूनिटी मेंटेन कर रहे हैं में मदद कर रहे हैं, उनको बोलेंगे हम इम्यूनोग्लोबिन्स। है क्या वो एंटीबॉडीज जो कि बी लिम्फोसाइट की मॉडिफिकेशन यानी प्लाज्मा सेल से बने हैं। अब फिब्रिनोजन, इनका क्या नाम है, इनका तो हमें पता है, इट दे हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन,
ये तो भाई ब्लड कोagulation में हेल्प करते हैं, ये तो हमने अभी पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हमारा प्लाज्मा का सारी चीजें, एक बार इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ब्लड वाला पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है देखते हैं। ब्लड के सारे कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए, कौन सी चीज कितनी होती है, सारी चीजें। ब्लड ग्रुपिंग, सबसे पहले आरबीसी को देखते हैं। ब्लड ग्रुपिंग किससे होती है? हमेशा आरबीसी से होती है, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी कुछ हमारी शेप की होती है, यही तो होती थी। इसको क्या बोलते थे हम? बाइकॉनकेव शेप बोलते थे। साइज कितना होता था? 5 से 7 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है? जो अंदर तो हीमोग्लोबिन वगैरह भरा हुआ वो अलग बात है, बाहर क्या होता है? इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स लगे होते हैं, और ये क्या? इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सम, क्या लिखेंगे हम? सम प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बाहर वाली सरफेस होगी उस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर सरफेस, आउटर सरफेस। अब इनका काम क्या होता है? ये एक तरह से आरबीसी का आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। ये बताते हैं कि आरबीसी कहां से बिलोंग कर रही है। मतलब अगर प्रोटीन में जरा सा हमने चेंज किया ना इनमें, तो क्या होगा? आरबीसी पहचान में आ जाएगी तुरंत, उस आरबीसी की आइडेंटिटी अलग हो जाएगी। इट these proteins, these surface these surface proteins act as identity। ये उसकी आइडेंटिटी बताते हैं, मतलब कैसी है आरबीसी। जैसे हमारा होता है ना आधार कार्ड, हमारी आइडेंटिटी बताता है, ऐसी इसकी आइडेंटिटी, ठीक है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? जैसा कि हमने बताया आइडेंटिटी है, मीन्स जरा सा भी प्रोटीन में चेंज हुआ तो मतलब आरबीसी की आइडेंटिटी अलग हो जाएगी। ऐसा मान लीजिए जैसे ये आरबीसी किसी दूसरे शरीर में जाएगी, उसके शरीर में जितनी आरबीसी होंगी उनकी आइडेंटिटी, उनका आधार कार्ड वगैरह अलग होगा, हमारा आधार कार्ड अलग होगा, हम दूसरे देश में रहेंगे। तो ये तुरंत पहचान में आ जाती है कि ये हमारे शरीर की आरबीसी नहीं है। तो क्या होता है? अब जैसे किसी की बॉडी में कोई और सेल एंटर करती है ना, चाहे फर्क नहीं पड़ता वो सेल हमारे फायदे के लिए हो चाहे नुकसान के लिए, हमारी बॉडी की डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो जाती है। वो डब्ल्यूबीसी क्या करती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। एंटीबॉडीज हमने बताया ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो क्या करते थे? किसी सेल को मारते थे जो बाहर चाहिए, चाहे वो हार्मफुल हो चाहे हेल्पफुल हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो चाहे इस तरह की आरबीसी हो। क्योंकि आरबीसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम खून डोनेट करते हैं ना, तो उसमें आरबीसी फायदेमंद होती है, लेकिन प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी। तो क्या होता है? मतलब जैसे ये किसी और शरीर में जाएंगी, डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो जाएंगे, क्या फॉर्म करेंगे? एंटीबॉडीज। देन तो क्या बोलेंगे हम? ड्यूरिंग, क्या बोलेंगे? हाँ देखिए, इन सरफेस प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं एंटीजन्स, इनका नाम होता है, ठीक है। एंटीजन्स। एंटीजन्स क्यों नाम देते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? जो जैसे किसी के अंदर एंटर करते हैं, इन प्रोटीन्स की वजह से तो डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट हो रहा था, ये आधार कार्ड की तरह काम करता है। अगर ये हटा देंगे तो डब्ल्यूबीसी एक्टिवेट नहीं होंगे, तो बस इनके वजह से एक्टिवेट हो रहे थे, तो इसलिए इनको बोलते हैं एंटीजन्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट एक्टिवेट एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, ठीक है।
तो हर बॉडी में अलग अलग सेल के लिए, अलग अलग तरह के प्रोटीन के लिए, अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज होती हैं। हमने बताया था हर वायरस के लिए, हर बैक्टीरिया के लिए, हर प्रोटोजोआ, फंगस, इवन आरबीसी के अलग अलग टाइप्स के लिए, आरबीसी से इस तरह से कई टाइप बन जाते हैं, तो उनके लिए भी अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज होती हैं। तो जितने तरीके के एंटीजन होते हैं उतने तरह की हमारी एंटीबॉडीज होंगी। तो ये प्रोटीन के अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हो सकते हैं। अब मतलब अलग अलग तरह के एंटीजन हो सकते हैं। कितने तरह के एंटीजन हो सकते हैं? 2 तरह के एंटीजन होंगे हमारे, एक ए एंटीजन और एक बी एंटीजन। तीसरा होता है आर एच एंटीजन। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इन दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जितने एंटीजन होंगे उतनी एंटीबॉडीज होंगी। हर एक एंटीजन के लिए एक एक एंटीबॉडी होती है। जैसे एक एंटीजन बनेगा उसके लिए एक एंटीबॉडी मिलेगी। जैसे दोनों एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी दोनों मिलेंगे, वहीं पे क्या होगा, वो आरबीसी खत्म हो जाएगी, मर जाएगी वो आरबीसी। पता चल जाए कि दूसरे शरीर की है तो उसे मार दिया जाएगा। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी मैच रहेंगे। सो एंटीबॉडीज कितने टाइप की हो गई? एंटीबॉडीज भी 2 टाइप, 3 टाइप की हो जाएंगी। एंटी ए मतलब जो ए एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगी, एंटी बी जो बी एंटीजन के अगेंस्ट काम करेगी, और एंटी आर एच जो आर एच के अगेंस्ट काम करेगी। ये सारे क्या है? एंटीजन है जो सरफेस के ऊपर मिलते हैं। एंटीजन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन्स जो कि उसकी आइडेंटिटी की तरह काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, किसी फिक्स एंटीबॉडी को एक्टिवेट करते हैं। जैसे हो जाएंगे किसी शरीर में, वहां की एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाएंगी और उस एंटीजन को पहचानते ही वहां पे उस आरबीसी को मार दिया जाएगा। इसलिए इनको एंटीजन बोला जाता है। एंटीजन मतलब एंटीबॉडी एक्टिवेटिंग, ये फुल फॉर्म होती है। एंटीजन एंटीबॉडी जनरेटिंग, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म होती है। तो ये होता है तरीका। तो अब हर एक के लिए अलग अलग तरह की एंटीबॉडी है। अब ये चीज अच्छी चीज नहीं है। अगर मान लीजिए हमने किसी को खून चढ़ाया, वहां पे क्या हुआ, उसके शरीर में एंटीबॉडीज मिली, हमारे शरीर के प्लाज्मा आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे एंटी ए, वो ए एंटीजन था, उसके शरीर में ए एंटीबॉडीज थी, एंटी ए, वो दोनों मिली, उसके बॉडी में क्या हुआ, रिएक्शंस हुई। जो हमने आरबीसी से डोनेट की थी, खून डोनेट किया था, वो उसके शरीर में मर गया, मतलब वो खून जिंदा ही नहीं रहा, सारी आरबीसी मर गई, तो खून बेकार हो गया। हाँ, तो देखिए, तो हर एक एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी होगी। तो यहाँ पे ना जैसे एंटीजन एंटीबॉडी मिलेंगे, रिएक्शन होगी और वो आरबीसी क्या होगी, डेड हो जाएगी। इन दोनों की रिएक्शन होगी, आरबीसी डेड। तो इस तरह से हम ब्लड ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप कैसे बनाते हैं? जिनके पास ए एंटीजन होगा वो ए ब्लड ग्रुप, मतलब जिन आरबीसी के पास ए एंटीजन होगा। हाँ, ऐसा होता है हमारी बॉडी में, हर आरबीसी के पास सेम एंटीजन होता है। अगर एक आरबीसी पे ए एंटीजन है तो हर आरबीसी पे ए ही एंटीजन होगा, तो हमारे ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर बी एंटीजन होगा तो बी हो जाएगा। तो इस तरह से इनके अरेंजमेंट से हमने 4 तरह के बेसिकली ग्रुप्स बनाए ब्लड के। तो ब्लड ग्रुप देखते हैं, मतलब क्या है, उस आरबीसी पे वो वाला एंटीजन, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उस पर ए एंटीजन है, एंटीजन के बेसिस बनाने हैं। और अगर बी है तो बी एंटीजन है, और अगर ए बी ग्रुप है तो दोनों एंटीजन है। देखते हैं कैसे, तो इतना समझे। अब क्या होगा, जैसे ही मिलेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या होता है यहाँ पे बॉडी में हमारी, अगर ए ब्लड ग्रुप है ना, तो हमारी बॉडी में एंटी ए एंटीबॉडी नहीं होगी। मतलब क्या लिखा हमने, क्योंकि ऐसा हमने पढ़ा कि अगर ए वाले आरबीसी मिलेंगे और ए वाली एंटीबॉडी मिलेंगी तो क्या होगा, आरबीसी मर जाएंगी। लेकिन हमें आरबीसी मारनी थोड़ी है हमारी बॉडी की। तो क्या होगा, अगर हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है, मतलब हमारे आरबीसी सरफेस पे ए एंटीजन है, तो उसके लिए हमारी बॉडी में ए एंटीबॉडी नहीं होगी। क्या होगी, हमारी बॉडी में बी एंटीबॉडी होगी। एंटीबॉडी, तो क्या पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पे, एंटीबॉडी corresponding to antigen is absent। मतलब जो एंटीजन होगा उसको मारने के लिए वो वाली एंटीबॉडी हमारे शरीर में नहीं होती, उसके दूसरे वाली होती है। अगर ए हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो मतलब ए एंटीजन है, तो हमारे शरीर में बी एंटीबॉडी होगी, बी के लिए होगी, ए के लिए नहीं होगी। क्योंकि अगर ए के लिए होती तो हमारे आरबीसी मर जाती, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो क्या होता है, एक कंपैरिजन बनाया जाता है। अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडी डालेंगे, और अगर
ए एंटीबॉडी है उसके शरीर में, तो मतलब उसका एंटीजन कौन सा होगा, उल्टा वाला होगा, उसका बी ब्लड ग्रुप होगा। बी ब्लड ग्रुप वाले के शरीर में ए एंटीबॉडीज होती हैं और ए ब्लड ग्रुप वाले के शरीर में बी एंटीबॉडीज होती हैं, ताकि मैचिंग ना हो। अगर मैचिंग हो गई तो आरबीसी डेड हो जाएंगे। और एक एंटीबॉडी सिर्फ एक एंटीजन के लिए काम करती है, मतलब एक प्रोटीन के लिए काम करती है, दूसरे प्रोटीन के लिए वो काम करेगी नहीं, तो इसलिए सेफ रहेगा सब कुछ। इसे देखिए एक बार, अब देखते हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, तब देखिए इस बेस पर हमने 4 तरह के ब्लड ग्रुप बनाए। टेबल बनाते हैं हम, उसमें समझेंगे। तो देखिए 4 तरह के ब्लड ग्रुप बने हमारे। कौन कौन से ब्लड ग्रुप बने? एक बना ए, बी, ए बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप है। थोड़ी नीचे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप किस बेस पे बनाए गए? एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस, मतलब प्रोटीन प्रेजेंट ऑन आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस। जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होगा वही वाला हम नाम रख देंगे। ए एंटीजन प्रेजेंट है, उन प्रोटीन को एंटीजन बोलते हैं, तो ए ब्लड ग्रुप होगा। बी प्रेजेंट है, बी एंटीजन, तो बी ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ पे इस तरह से बनाए, किस बेस बनाए गए? अब एंटीजन देखते हैं कौन सा प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप बनाए गए। एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है? एंटीजन ऑन आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? अगर ए ब्लड ग्रुप है तो कौन सा होगा? ए ही प्रेजेंट होगा। बी है तो बी होगा, और अगर ए बी है तो दोनों होंगे, मिक्सअप होगा उसमें। ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा आरबीसी के सरफेस पे। और ओ में क्या होता है? कोई सा नहीं होता, नो एंटीजन। ओ ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ऐसा नहीं हो कि ओ एंटीजन होगा, नहीं, ओ एंटीजन नाम का कुछ नहीं होता, मतलब वहां पे कोई भी एंटीजन नहीं है। ठीक है, नो एंटीजन। अब बात करते हैं एंटीबॉडी कौन सी होगी उस पर। एंटीबॉडी तो इस बेस पे बनाया जाता है कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन किसको नहीं कर सकता। देखिए बी वाला है तो यहां पे एंटीबॉडी लिख लेते हैं कौन सी होगी। ए वाले के शरीर में कौन सी होगी? एंटी बी, क्योंकि उसके शरीर में ए वाली नहीं होगी ना। अगर ए वाली होगी तो क्या होगा? फिर ए ही मर जाएगा, तो मारना थोड़ी है ना आरबीसी को वाले सरफेस पे, तो इसलिए वहां पे एंटी बी होगी। और बी वाले में कौन सी होगी? एंटी ए, उल्टा होता है। ए बी वाले में अब यहां पे अगर एक भी एंटीबॉडीज हुई, यहां पे चीज क्रिटिकल है, देखिए अगर एक भी एंटीबॉडी हुई तो अगर ए वाली होगी, एंटी ए होगी तो ए को मार देगी वो, एंटी बी होगी तो बी को मार देगी, तो दोनों ही चीज गलत है। तो यहां पे कोई एंटीबॉडी नहीं होती, नो एंटीबॉडी। अब बात आती है ओ पे। ओ पे तो कोई एंटीजन नहीं है, तो यहां पर दोनों एंटीबॉडीज रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये रखना है कि एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में नहीं मिले, क्योंकि अगर वो मिल गए तो वहां पे रिएक्शन होगी और आरबीसी मर जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? बोथ, यहां पे एंटी ए भी होगी और एंटी बी भी होगी। तो देखिए आप पता करते हैं कौन किसको डोनेट कर पाएगा। देखिए मान लीजिए ए वाला ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप वाले शरीर पर मतलब ए एंटीजन होगा आरबीसी सरफेस पे, उसके शरीर में एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी बी होगी। तो मतलब क्या होगा? और एंटी बी किस आरबीसी को मारती है? जिसके शरीर पे, मतलब जिस आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन हो। तो मतलब एक बात बताइए, क्या बी ब्लड ग्रुप ए वाले को डोनेट कर पाएगा? जैसे हम बी वाले में ब्लड ए वाले में डालेंगे, उसके शरीर में रिएक्शन होगी, और जो उसके शरीर में एंटी बी बॉडीज हैं, एंटी बी बॉडीज है, वो बी एंटीजन को मारेंगे। जिन आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है उनको मार देंगे, तो जो ब्लड हमने डोनेट किया वो खत्म हो जाएगा उसके शरीर में, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इवन वो साथ साथ क्या करेगा, जो बाकी की उसकी और शरीर की आरबीसी है ना, उनको भी मारना चालू कर देगा। मतलब जो दिया वो तो काम था ही नहीं, और भी मार दी उसने जो उसके शरीर में पहले से थी, जो बची कुची, तो क्या होगा? उससे डेथ भी हो सकती है। यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं आरबीसी डैमेज के लिए, आरबीसी डैमेज। और डैमेज होके ना एक गुच्छा सा बना लेती है, क्लम्प बना लेती है। क्या वर्ड यूज करेंगे? तो क्लम्प वर्ड यूज करते हैं, या फिर एग्लूटिनेशन, मतलब उनका चिपक जाना आपस में, ग्लूटी नेशन। ठीक है, एग्लूटिनेशन ये वर्ड यूज होते हैं कब? ये वो वर्ड है मतलब जब एंटीजन और एंटीबॉडीज आपस में मिलेंगी।
मतलब ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी आपस में मिलेंगे तो वो आरबीसी मर जाएंगी, तो उसके लिए वो ड्यूस करेंगे, वो गुच्छा सा बना लेंगे वहाँ पे से मर के क्लॉट बन जाएगा, और वो क्लॉट क्या करेगा, वैसा उसमें फंसने लगेगा, वैसा में फंस के वो और आरबीसी को भी डेड करेगा और फिर पूरा इंसान खत्म। ठीक है, तो ये तरीका रहता है। मतलब जो सी एंटीबॉडी होगी सिंपल, उसका एंटीजन उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, गलती से अगर वो एंटीजन किसी वजह से आ गया तो वो उस बंदे की डेथ हो सकती है। इसलिए हम देख के ब्लड ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए ना ए वाला बी को कर सकता ना बी वाला ए को कर पाएगा, क्योंकि अगर बी वाला ए को करेगा तो दिक्कत है, तो उसके में एंटी बी है, और अगर ए वाला करेगा मतलब ए वाला एंटीजन है, यहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो अगर ए वाले ने बी को डोनेट किया तो क्या होगा, उसके शरीर में भी वही रिएक्शन होगी, ए एंटीजन मरेगा, एंटीजन वाली आरबीसी, और फिर वहां पे भी क्लम्पिंग होगी और आरबीसी मर जाएंगी। तो देखते हैं कौन किसको डोनेट कर सकता है। सबसे पहले तो 2 वर्ड आते हैं, लेकिन ओ वाले को देखिए। अब देखिए हम बस इतना चाह रहे हैं कि जो ब्लड ग्रुप हम डाल रहे हैं जिसके शरीर में, उसके लिए अगेंस्ट वहां पे कोई एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, ये तो चाहिए हमें, ये मकसद है हमारा। ओ वाले को देखिए सर, ओ वाले को देखिए, क्या ओ वाले को इन तीनों में से कोई भी ब्लड डोनेट कर सकता है क्या? देखिए ए वाला डोनेट करेगा तो उसके लिए ए एंटीबॉडीज है, बी वाला डोनेट करेगा तो उसके लिए बी एंटीबॉडीज है, और ए वाला करेगा तो दोनों ही है। तो क्या इन तीनों में से कोई भी ओ को डोनेट कर सकता है? नहीं कर पाएगा, क्योंकि जोन सा भी करेगा उसके लिए उसके पास एंटीबॉडीज हैं, उसका ब्लड मर जाएगा उसके शरीर में, जैसे डाला जाएगा उसकी आरबीसी मर जाएंगी उसके शरीर में और वहां पे उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये तरीका रहता है। लेकिन अगर ओ वाली कोशिश करें, ओ वाले के शरीर में दोनों एंटीबॉडीज हैं, ओ वाले को देखें तो ओ वाले उस पर कोई भी एंटीजन नहीं है। देखिए एंटीजन कोई भी नहीं, भले एंटीबॉडीज दोनों, एंटीजन कोई भी नहीं। तो अगर ये ओ ब्लड ग्रुप हम ए को देंगे तो इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, तो ए वाली सेल्स पहचानेंगे किसे? एंटीबॉडीज। जब एंटीजन नहीं है तो पहचानने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो जब एंटीजन नहीं मिलेगा तो आरबीसी पहचाने भी नहीं जाएंगी, और जब पहचाने जाएंगे तो कोई क्लॉटिंग होगी नहीं, क्लॉटिंग नहीं होगी मतलब क्लम्पिंग नहीं होगी, तो बस हमारा काम बन जाएगा, सक्सेसफुल ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा हमारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब खून डोनेशन, ब्लड डोनेशन जो भी हमारा वो हो जाएगा। हमें बस ये तो चाहिए कि कोई रिएक्शन ना हो, सक्सेसफुली काम हो जाए हमारा। तो ओ वाले को स्टेशन में डालेंगे तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर तो एंटीबॉडी है ही, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ डालेंगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि एंटीजन ही नहीं है, यहाँ डालेंगे तब भी सेम रहेगा। तो ओ को ना यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी डोनेट कर सकता है, इन तीनों में से किसी को भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई उसके शरीर पे कोई एंटीजन ही नहीं है, तो उसके शरीर पे कोई एंटीजन नहीं है उसकी आरबीसीज पे, तो कोई दिक्कत नहीं होती, उनके शरीर के लिए एंटीबॉडीज भी नहीं होती फिर। ठीक है, अब जरा ए को देखिए, ए बी को देखिए, ए बी के शरीर में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, मतलब जब एंटीबॉडीज ही नहीं है तो कोई सा भी डाल लो फर्क पड़ेगा ही नहीं। ए आएगा तो भी कोई एंटीबॉडीज नहीं है उसके लिए, बी आएगा तो भी कोई नहीं है, और ओ जाएगा तो ओ में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, एंटीबॉडी से कुछ खाली होगा नहीं। ए मतलब ए बी वाला किसी से भी ले सकता है, तो इसके लिए हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिटेंट, जो ले सकता है, वर्सल रेसिपिटेंट, जो किसी से भी रिसीव कर सकता है, रिसेप्टेंट। ठीक है, और ए वाला बी वाला किससे ले पाएगा? या तो बी वाले से ले सकता है या फिर वो ओ वाले से ले सकता है, इन दोनों में किसी ले सकता है। और ए वाला किससे ले पाएगा? या तो अपने से ले सकता है या फिर ओ से ले सकता है। तो ये होती है हमारी ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग कौन किसे डोनेट कर सकता है। ये टेबल बना लीजिए एक बार, ठीक है, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कौन यूनिवर्सल डोनर है और कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ओ यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी यूनिवर्सल रेसिपिटेंट। किस बेस से बनाए गए हैं कि उनके शरीर पे, उनके मतलब आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है और उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, हमने पढ़ा हुआ है। तो और कौन सी प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, बस हमें वो रिएक्शन रोकनी है। क्योंकि अगर रिएक्शन हो गई, ये सेम रिएक्शन वही वाली होती है जैसे WBC किसी बैक्टीरिया को मारते हैं, फेगोसाइटोसिस, वो रिएक्शन हमें यहाँ पे रोकनी है। क्योंकि अगर नहीं रोकी गई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम तो क्या होगा, उसके शरीर में खून जम जाएगा, वो वेसल्स को ब्लॉक करेगा, प्लस उसके शरीर के और आरबीसीज को भी मारेगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। तो ये, और अगर सारी रिएक्शन को मैनेज कर लेते हैं तो हम बोलते हैं सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमने कर दिया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है पेशेंट को। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते कब है? जब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है किसी इंजरी वगैरह में। ये जब बहुत बड़ी इंजरी लगती है ना,
तब प्लेटलेट्स एकदम वर्क नहीं कर पाते कि अभी किसी का हाथ पैर ही कट गया या फिर कोई बड़ा घाव लग गया तो एकदम से इंजरी में फिर प्लेटलेट्स कुछ कर नहीं पाते ज़्यादा, तो तब यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे बनाइए एक बार। हाँ चलिए अब देखते हैं आर एच एंटीबॉडी, एक बार आर एच का भी देखते हैं। तीन तरह के एंटीजन थे ना, हमने दो तो पढ़ लिए, ए और ए बी, तीसरा आएगा हमारा आर एच, आर एच एंटीजन। इसकी भी कहानी सेम है, ये भी आरबीसी के सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है, जैसे ए और ए बी थे ना, ये भी आरबीसी के सरफेस प्रेजेंट होता है। अब ये आरबीसी प्रेजेंट हो भाई, एंटीजन है तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी होगी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी आर एच एंटीबॉडी। ठीक है, एंटी आर एच एंटीबॉडी लिख देते हैं, फिर सिंपल आर एच लिख देते हैं, एंटी आर एच। ठीक है, एंटी आर एच। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सा एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तो होगी। तो इस बेस पे हम दो तरह के ब्लड ग्रुप बनाते हैं, एक जिनके पास आर एच एंटीजन है, आर एच पॉजिटिव, जो वर्ड आता है ना बोलते हैं ब्लड में पॉजिटिव नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, किस बेस से बोलते हैं, जिसमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं आर एच पॉजिटिव, जिसके अंदर नहीं होता उसको बोलते हैं आर एच नेगेटिव। आर एच एंटीजन एब्सेंट, सॉरी प्रेजेंट, पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, नेगेटिव में एब्सेंट होता है, आर एच एंटीजन एब्सेंट। ठीक है, ये होता है तरीका पहचानने का। तो यहां से क्या होता है, जैसे ए बी चार ग्रुप बन गए ना हमारे, ए बी बी और ओ, ऐसे अब उनमें हर एक में एक एक फैक्टर बनाता है कि ए में आर एच प्रेजेंट है या नहीं है, तो ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव बन जाता है। सेम बी में होगा, बी के साथ अगर आर एच प्रेजेंट है तो बी पॉजिटिव, और बी के साथ अगर आर एच नहीं प्रेजेंट है तो बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव। तो टोटल हमारे 8 तरह के ब्लड ग्रुप बन गए, 4 तो ए और बी एंटीजन से बन गए और 8 और 4 इसकी वजह से बन गए, आर एच की वजह से, जिसमें प्रेजेंट है और जिसमें नहीं है प्रेजेंट। तो ये 2 तरह के होते हैं। ये फैक्टर आया कहां से, कम फ्रॉम रीसस मंकी, एक मंकी होता है रीसस, उससे आया आर एच, रीसस मंकी, मंकियों में होता था ये, और इंसान भी तो बंदर से बना है तो इंसानों के अंदर भी आया। ऑलमोस्ट 80% जो पॉपुलेशन है, 80% आर एच पॉजिटिव, 80% आर एच पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म है, वही हमें मेंटेन करना होता है भाई, जिसमें हम डाल रहे हैं बाई चांस आर एच एंटीजन डाल रहे हैं, तो यहाँ से रूल क्या निकलता है भाई, देखिए अगर आर एच प्रेजेंट है, आर एच पॉजिटिव बंदा होगा तो इसके पास क्या एंटीबॉडी होगी आर एच की, एंटी आर एच। यहाँ पे लिखेंगे हम इसके लिए, ये तो लाइन बॉक्स बंद कर देते हैं। यहाँ पे क्या, अगर ये आर एच पॉजिटिव मतलब आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो यहाँ इसके अगेंस्ट क्या एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, नहीं होगी, नो एंटीबॉडी, नो आर एच एंटी आर एच बॉडी, नो एंटी आर एच। ठीक है, एंटी आर एच बोलते हैं, एंटीबॉडी नहीं लगाएंगे, एंटी आर एच एंटीबॉडी। ठीक है, लगा लीजिए, लगा सकते हैं एंटी आर एच एंटीबॉडी, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल इसे आर एच एंटीबॉडी बोल देते हैं। ठीक है, आर एच एंटीबॉडी, जो आर एच के अगेंस्ट काम करेंगे वो आर एच एंटीबॉडी। ठीक है, और अगर हमारे पास आर एच एंटीजन एब्सेंट है तो क्या यहाँ पे एंटीबॉडी की, हाँ यहाँ पे आर एच एंटीजन के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, आर एच एंटीबॉडी प्रेजेंट। ठीक है भाई, जहां पे एंटीजन है वहां पे एंटीबॉडी नहीं होगी, और जहां पे एंटीबॉडी वहां पे एंटीजन नहीं होगा, ये उल्टा रहता है एंटीबॉडी। तब एक बात बताइए, क्या पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है, मतलब पॉजिटिव फैक्टर वाला नेगेटिव वाले को डोनेट कर पाएगा? पॉजिटिव वाले के पास क्या है, प्रोटीन है, एंटीजन है, नेगेटिव वाले पास क्या है, एंटीबॉडी है, उसके शरीर में डाला जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, वही सेम आरबीसी क्लम्पिंग होगी, डेड होंगे, क्लॉट बनेगा, फिर ब्लॉकिंग होगी, डेथ होगी। लेकिन सेम अगर उल्टा कर दें इसका, क्या नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले डोनेट कर सकता है? नेगेटिव वाले के पास क्या है, एंटीबॉडीज हैं, लेकिन क्या आरएच फैक्टर है? नहीं है।
पॉजिटिव वाले के शरीर में एंटीबॉडी है नहीं है, तो यहाँ पर नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को डोनेट कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को डोनेट नहीं कर सकता। तो यहाँ से पॉइंट निकल के आता है RH पॉजिटिव कैन नॉट डोनेट टू RH नेगेटिव, बट RH नेगेटिव कैन डोनेट ब्लड टू RH पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले के शरीर में कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो वहां पे कोई रिएक्शन भी नहीं होती, तो इस वजह से वो नेगेटिव वाला डोनेट कर देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ये है तरीका इनका मैकेनिज्म। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है आपके दिमाग में कि बस हमारा तो मकसद तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन रोकना है ना। अब देखिए थोड़ी बहुत एंटी बाई चांस मान लीजिए हम यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं, जैसे कि हमने करा कि नेगेटिव वाले के पास एंटीबॉडी है, उसका ब्लड हम इसमें डाल रहे हैं, एंटीबॉडी तो साथ में जाएंगी, और यहाँ पे एंटीजन तो प्रेजेंट है ही, भले ही इसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं है इसके लिए, लेकिन इसके पास तो एंटीबॉडी है यहाँ। तो ये वाली रिएक्शन को हमने कंसिडर क्यों नहीं करा? क्योंकि यहाँ से जो एंटीबॉडीज जाती है वो बहुत कम मात्रा में जाती है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी उनकी है, तो उनका जो इफेक्ट होता है ना वो भी नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत कम माइनर इफेक्ट आएगा 0.001%, तो इतना कम इफेक्ट आता है उसका, तो नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है तो यहाँ का बहुत ज्यादा असर दिखता है, तो वो नहीं करना होता है, ये वाला इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। सेम वहीं पर जब भी होगा, जब क्या होगा, जब ओ नेगेटिव वाला किसी को डोनेट करेगा ब्लड, मान लीजिए ओ नेगेटिव वाले ने, मतलब समझिए ओ ब्लड ग्रुप ने किसको डोनेट किया, ए को, ठीक है, ए वाले के पास क्या है, एंटीबॉडी है, चलिए ओ वाले में तो कोई दिक्कत नहीं हो, खैर मतलब जहां भी, मतलब जो बंदा डोनर है ना, अगर उसके शरीर की एंटीबॉडीज कोई असर करती नहीं है, उसके शरीर का जो एंटीबॉडीज है वो नेग्लिजिबल इफेक्ट में असर देती है, लेकिन रिसिपिटेंट की एंटीबॉडीज असर देती है, तो रिसिपिटेंट की एंटीबॉडीज मैच करना इंपॉर्टेंट होता है, डोनर की नहीं। डोनर का एंटीजन मैच होता है, रिसिपिटेंट की एंटीबॉडीज दोनों अलग अलग होने चाहिए, सेम हो गए तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी देख लीजिए कि जो डोनर की एंटीबॉडीज तो मिलती है कई बार, वो मिल जाए तो असर दिक्कत नहीं है, उनसे असर नहीं आता ज्यादा, लेकिन रेसिपिटेंट की से आता है। ठीक है, तो ये होता है RH फैक्टर। तो इस वजह से हमारे 8 तरह के ब्लड ग्रुप बन जाते हैं, A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, बन गए 8। इसे एक बार नोट करिए। हाँ, तब एक बीमारी और पढ़नी है हमें इसके बेसिस पे। इन RH एंटीबॉडी के साथ एक दिक्कत और है, एक समस्या और है, देखिए RH एंटीबॉडीज, हमने RH एंटीबॉडी क्यों बोला, भी समझ में आ जाएगा आपको कि एंटी RH एंटीबॉडी क्यों नहीं बोला। देखिए RH एंटीबॉडी के साथ क्या है, नॉर्मली जो ए एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज होती हैं, B एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज होती हैं, वो बचपन से प्रेजेंट होती है हमारे शरीर में, लेकिन ये वाली बचपन से प्रेजेंट नहीं होती। ये कब बनती है, दे फॉर्म व्हेन RH फैक्टर कम। इसका क्या मतलब निकला, मतलब मान लीजिए किसी देश पे अटैक हुआ, उस टाइम उसके देश में पहले से सोल्जर नहीं थे, लेकिन उस बंदे ने क्या किया, जैसे अटैक हुआ उस टाइम सोल्जर्स उसने भर्ती चालू करी, तो आप बताइए उस चीज का कोई फायदा होगा उस टाइम पे? भाई हमें तो तैयारी तो पहले से करके रखनी चाहिए ना अटैक के लिए। अब अटैक हो रहा है, उस टाइम हम सोल्जर्स की भर्ती कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा उस देश में, सीधी सी बात है, उस पर कब्जा लिया जाएगा। तो ये होता है, लेकिन ऐसा होता है तो इससे क्या होता है, पहली बार में RH एंटीबॉडीज का असर नहीं दिखता, लेकिन एक बार वो एंटीबॉडीज बन गई, ठीक है, मान लीजिए उस देश की पुरानी पहली बार हालत खराब हो गई, दूसरी बार क्या हुआ और दुश्मन चला गया वहां से, लेकिन इनको समझ में आ गया अब ये करेंगे, पहले सोल्जर्स तैयार करेंगे, सोल्जर्स तो तैयार कर ही देता ना वो लोग, तो सोल्जर्स उनके अब नेक्स्ट टाइम जो कोई दुश्मन आएगा उनके सोल्जर्स पहले से तैयार रहेंगे, क्योंकि उस टाइम वो तैयारी कर रहे थे जब अटैक हो रहा था, तो तैयारी कर ली, तो नेक्स्ट टाइम क्या उनके सोल्जर्स बिल्कुल रेडी है, RH एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड है, नेक्स्ट टाइम कोई भी आएगा एंटीजन सीधा उसको मार दिया जाएगा और जंग जीत ली जाएगी। ये तरीका होता है इसमें। तो मतलब बचपन से प्रेजेंट होते नहीं है, कब बनते हैं, जब RH एंटीजन्स आते हैं। तो इससे एक बीमारी होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं, या तो हीमोलाइटिक
डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, या फिर इसी का नाम होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। क्या होता है इसमें, देखिए जब मदर की डिलीवरी होती है तो नॉर्मली जब 9 महीने रहता है तब तो बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड अलग अलग रहता है। किस केस में होता है, मान लीजिए मदर है RH नेगेटिव है और बच्चा है RH पॉजिटिव, ये है ड्यूरिंग फर्स्ट डिलीवरी, ठीक है। फर्स्ट डिलीवरी, ठीक है। देखिए क्या होगा फर्स्ट डिलीवरी टाइम पे, नॉर्मली 9 महीने तक तो सेपरेट रहता है। अब जब सेपरेट रहेगा तो RH नेगेटिव ब्लड में तो बनेंगी एंटीबॉडीज, वहां पे एंटीबॉडीज पहले से मदर में है नहीं कोई, मान लीजिए पहले उसके कांटेक्ट में RH वेक्टर कभी आया नहीं तो क्या होगा, उसके शरीर में एंटीबॉडीज होंगी नहीं। लेकिन जब डिलीवरी हो रही होती, ड्यूरिंग डिलीवरी, फर्स्ट डिलीवरी, जो प्लेसेंटा होती है, जो मदर और बच्चे के बीच में कनेक्शन होती है, प्लेसेंटा रप्चर मतलब ब्रेक हो जाती है, एंड RH एंटीजन मतलब बच्चे का थोड़ा सा ब्लड जो RH पॉजिटिव था, ये बच्चे का ब्लड है, मान लिया बच्चा RH पॉजिटिव था, RH एंटीजन यानी बच्चे का ब्लड, बेबी ब्लड थोड़ा सा मदर में चला जाएगा, कम इन कॉन्टैक्ट विद मदर, ठीक है। अब मदर के कांटेक्ट में RH फैक्टर आ गया बच्चे के ब्लड से, तो इससे क्या होगा, मदर के फॉर्म में, मदर की बॉडी में मदर स्टार्ट फॉर्मिंग RH एंटीबॉडीज। जैसा कि मैंने बताया पहले से तो बनी ही होती, जब कांटेक्ट में आता है तब बनती है RH एंटीबॉडी, ठीक है। पहली डिलीवरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, बस सिर्फ कांटेक्ट में आ गया, मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बच्चे की सेफली डिलीवरी हो गई, ठीक है। ये था फर्स्ट डिलीवरी टाइम पे। अब बात आती है ड्यूरिंग सेकेंडरी डिलीवरी, मान लिया दूसरा बच्चा हुआ, सेकेंड डिलीवरी, तो अब क्या करेंगे, सेम वही केस, ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे, डिलीवरी टाइम पे क्या होगा, फिर से प्लेसेंटा रप्चर करेगी, ये रप्चर करती है डिलीवरी टाइम पे, इसको बचाया नहीं जा सकता कि इसको रोक ले हम रप्चर होने से, इसको रोका नहीं जा सकता। एंड अब ये भी सेम केस है, यहां पे भी बच्चा RH पॉजिटिव और मदर तो RH नेगेटिव है, बच्चा फिर से RH पॉजिटिव निकला, एंड RH एंटीजन, बच्चा कैसा है, RH पॉजिटिव, लिख देते हैं यहां पे, बेबी कैसा है, RH पॉजिटिव, मतलब उसका ब्लड RH एंटीजन ब्लड फिर से कांटेक्ट में आएगा, कम कांटेक्ट इन कांटेक्ट इस टाइम पे क्या होगा, अब भाई प्लेसेंटा रप्चर हो गई, मदर का ब्लड बच्चे में जा रहा है, बच्चे का ब्लड मदर में जाएगा, मदर का ब्लड, बच्चे का ब्लड तो मदर में जा ही रहा है कांटेक्ट में आके, लेकिन मदर के ब्लड भी तो बच्चे में जाएगा, सो एंड मदर ब्लड विद RH एंटीबॉडीज, मदर का ब्लड जब बच्चे में जा रहा है तो RH एंटीबॉडीज के साथ जा रहा है, एंटीबॉडी go in baby and
और जैसे RH एंटीबॉडीज मिल गए बच्चे के शरीर के अंदर, ये रिएक्शन बच्चे के शरीर के अंदर होगी, रिएक्शन होगी, बच्चे की काफी सारी आरबीसी बनेंगे एंड आरबीसी ऑफ बेबी डेड, मैनी, काफी सारी आरबीसी मर जाएंगी उसकी डेड, जिससे क्या होगा, बच्चा कमजोर रह जाएगा और उसे अनीमिया हो जाएगा एंड ही जो भी है गॉट अनीमिया, ठीक है, उसे अनीमिया हो जाएगा। ये हमारी एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटोसिस। पहली डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसके शरीर में जब पहले से RH एंटीजन कोई कांटेक्ट में कभी आया ना हो, ये शर्त है। अगर पहले से मान लीजिए उस मदर ने पहले किसी से ब्लड डोनेशन करवाया और उसने पॉजिटिव वाले से करा लिया होगा, तो उसके शरीर में पहले से एंटीजन RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे, तो फिर क्या होगा, फर्स्ट डिलीवरी में दिक्कत आ जाएगी। जरूरी नहीं कि हमेशा सेकंड डिलीवरी में आए, बस शर्त क्या है, पहले उस मदर के कांटेक्ट में कभी भी RH एंटीजन ना आया हो। अगर RH एंटीजन नहीं होगा तो फर्स्ट डिलीवरी सेफली हो जाएगी, बस कांटेक्ट में ब्लड आते उसके शरीर में RH एंटीबॉडी बन जाएंगी। असर कब देखेगा, सेकंड डिलीवरी पे। सेम जब प्लेसेंटा रप्चर होगी और ब्लड कांटेक्ट में आएगा तो मदर की एंटीबॉडीज बच्चे के अंदर डिफ्यूज होकर चली जाएंगी और फिर उसके बॉडी के अंदर रिएक्शन में डिफ्यूज मतलब होता है एक ज्यादा के साइड से कम की तरफ जाना। बच्चे के शरीर में तो एंटीबॉडीज है नहीं, मदर की जा रही है, तो बच्चे के शरीर में है नहीं, मदर में ज्यादा है तो वहां से बच्चे की तरफ जा रही है और वहां पे जाके आरबीसी को मारेंगे और बच्चे को हो जाएगा अनीमिया। अनीमिया कब होता है, जब आरबीसी कम हो जाती है शरीर में और बच्चे को जॉन्डिस वगैरह भी हो जाएगा, ठीक है। इसको होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटोसिस, ये डिजीज होती है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट भी लिख देते हैं, इसे लिख लीजिए पूरा, ट्रीटमेंट लिखते हैं। गिव, ट्रीटमेंट क्या है, मदर को गिव ए वैक्सीन, मदर को ऐसी वैक्सीन दी जाएगी पहले से ही जो क्या करेगी, इन RH एंटीबॉडीज को मार देगी। भाई पहले ये बन रही थी तभी तो आगे जाके कर रही थी, ब्लड तो सीधी बात कॉन्टेक्ट में आएगा। गिव ए वैक्सीन कॉल्ड, उस वैक्सीन को क्या बोलेंगे, उस वैक्सीन का नाम देखिए, उस वैक्सीन में है क्या क्या, RH एंटीबॉडी, जो RH एंटीबॉडी के अगेंस्ट काम करेगी, RH एंटीजन के अगेंस्ट नहीं काम करेंगी, RH एंटीबॉडी के अगेंस्ट काम करेंगी। एंटीबॉडीज, गिव ए वैक्सीन कॉल्ड RH एंटीबॉडी, anti-RH एंटीबॉडी टू मदर जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी के बाद ही देंगे उसे। तो ब्लड ट्रीटमेंट पहले कर लिया जाता है, ब्लड टेस्ट पहले कर लिया जाता है, जब डिलीवरी वगैरह करते हैं तो पहले से ब्लड टेस्ट करके रख लेते हैं कि कहीं ये केस ना बन रहा हो कि मदर RH नेगेटिव और बच्चा RH पॉजिटिव, ये सिर्फ इसी केस में बनता है। अगर उल्टा हो जाए तो काम नहीं करता तरीका, तो फिर बच्चा सेफली डिलीवरी हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये वाला केस बनता है कि मदर नेगेटिव बच्चा पॉजिटिव, तब ये टेस्ट करा जाता है और सेफली वैक्सीन लगा दी जाती है, उससे दिक्कत नहीं आती। इस वैक्सीन का नाम है भाई, ये तो इस वैक्सीन के अंदर प्रेजेंट है एंटीबॉडीज। वैक्सीन का नाम क्या है, रोगैम वैक्सीन, ये वैक्सीन का नाम है, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। तो इसे नोट करिए एक बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये ब्लड वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम अपना ह्यूमन हार्ट के बारे में स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन हार्ट की काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम और फिर आगे की उसके डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।